हेलो गाइस, वेलकम टू रोज का सवेरा। डिस्कस करेंगे 19 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में भारतीय वायुसेना द्वारा औपचारिक रूप से उद्घाटन किए गए नए और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण एयरबेस का नाम क्या है, जो कि 13,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक है। तो इसका नाम है मुथ न्योमा एयरबेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह लद्दाख में चौथा प्रमुख एयरबेस है, यानी इससे पहले तीन प्रमुख एयरबेस लद्दाख में थे। और यह एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वयं हिंडन एयरबेस जो कि गाजियाबाद में स्थित है, हिंडन एयरबेस से सी 130 जे सुपर हरक्यूलिस विमान उड़ाकर इस रणनीतिक रूप से स्थित एयरबेस का औपचारिक उद्घाटन किया है। इस एयरबेस के उन्नयन कार्यों में 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे भी शामिल है। तो ये लद्दाख में चौथा प्रमुख एयरबेस है। इससे पहले लद्दाख में लेह, कारगिल और थोइस ये प्रमुख एयरबेस भी हैं। 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लंबाई कितनी है, तो 3,488 किलोमीटर के विपरीत छोर पर यह घटनाक्रम चीन सीमा पर उच्च सैन्य तत्परता को रेखांकित करते हैं। मुख्य रूप से यह पूर्वी लद्दाख के पैगोंग तसो, डेमचोक और देपसांग जैसे क्षेत्रों में सैनिक हथियारों और रसद की तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। इसके अलावा लद्दाख से संबंधित और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लद्दाख में मुख्य रूप से दो जिले हैं, लेह और कारगिल, जिसमें इसकी राजधानी क्या है, लेह, जो कि लद्दाख का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लद्दाख को मूनलैंड और लिटिल लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, यानी लद्दाख को मूनलैंड और लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ ही एरिया की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी भी है। सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लद्दाख की प्रमुख नदी इंडस रिवर है, सिंधु नदी है। और यहाँ की प्रमुख झीलें पैंगोंग तसो, तसो मोरिरी और तसोकर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। पैंगोंग सो लेक का 60% हिस्सा चाइना के पास और 40% हिस्सा भारत में है। हिमालय कुछ पर्वत दर्रे भी देखते हैं, जैसे लद्दाख में काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख दर्रे खारदुंगला, चांगला, फोतुला और जोजिला पास भी स्थित हैं। याद रखना, तिब्बत भाषा में ला का अर्थ दर्रा होता है, इसलिए आपने देखा होगा इन दर्रों में सब में लास्ट में ला लिखा होता है, ना कि दर्रा। तो खारदुंगला यानी खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला पास, चांगला, फोतुला, जोजिला पास, ये सभी लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। और खारदुंगला दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग दर्रों में से एक है। इसके अलावा जो सबसे ऊंचा मोटर योग दर्रा है उसे उमलिंगला ला भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो लद्दाख का प्रमुख नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है, तो यहाँ मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ पाया जाता है, जो कि लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है। स्टेट एनिमल भी है स्नो लेपर्ड यहाँ का। लद्दाख की प्रमुख जनजाति लद्दाखी और बाल्टी है। और लद्दाख में प्रमुख त्योहार हेमिस महोत्सव, लोसार और सिंधु दर्शन मनाए जाते हैं। प्रमुख मठ यहाँ के प्रमुख मोनेस्ट्री भी देखते हैं, जैसे हेमिस, टिक्से, अलची और डिस्किट यहाँ के प्रमुख मठ, प्रमुख मोनेस्ट्री हैं। इसके अलावा लद्दाख का जो प्रसिद्ध गांव है हनले, जो कि भारत की सबसे ऊंची वेधशाला भी यहीं पर स्थित है। लद्दाख में भारत का सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यह है लद्दाख। इसमें जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, ये अक्साई चीन है। इस पे चीन का नियंत्रण है वर्तमान में, इस भाग पे। इसके अलावा ये है पैंगोंग तसो लेक, इस एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि ईईएसएल ने भारत में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहां स्थापित करने की घोषणा की है।
तो ये आंध्र प्रदेश में की है। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन लद्दाख भी है, तो लद्दाख में भी की गई है भारत की सबसे बड़ी भूतापी ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन, लेकिन वो ईईएसएल द्वारा नहीं किया गया है। अगर ईईएसएल द्वारा पूछा जाता है तो ऑप्शन आंध्र प्रदेश होगा। इसलिए इस तरीके से हमें ये फैक्चुअल डाटा याद रखना है। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी ईईएसएल ने हाल ही में पर्यटन आंध्र प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में विशेष रूप से अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को पायलट परियोजना के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। यह परियोजना पर्यटन स्थलों में हीटिंग और कूलिंग के लिए जमीन के तापमान का उपयोग करने वाली अर्थ एयर टनल और ग्राउंड सोर्स हीट पंप जैसी तकनीकों पर आधारित होगी, जिससे ऊर्जा की खपत में 50% से अधिक की बचत होने की उम्मीद है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला पारंपरिक भूतापीय विद्युत केंद्र लद्दाख की पुंगा घाटी में स्थापित किया जा रहा है, जिसकी घोषणा 2021 में की गई थी। लेकिन जब ईईएसएल द्वारा पूछा जाए तो ईईएसएल की नवीनतम पहल एक पायलट प्रौद्योगिकी परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। ये मैप में आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है? तो आंध्र प्रदेश की सीमा ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन भारतीय राज्यों से आंध्र प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरो टेक्नोलॉजी पर दुनिया के पहले वैश्विक नैतिक मानक किसके द्वारा अपनाए गए हैं? तो ये यूनेस्को द्वारा अपनाए गए हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनेस्को के सदस्य देशों ने नवंबर 2025 में आयोजित 43वें सामान्य सम्मेलन सत्र में इस ऐतिहासिक ढांचे को मंजूरी दी है। ये मानक 12 नवंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। तो इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। इस पहल का उद्देश्य मानव अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने हेतु न्यूरो टेक्नोलॉजी के विकास और अनुप्रयोगों को विनियमित करना है। यह व्यक्तियों को मानसिक गोपनीयता, स्वायत्तता और तंत्र का डेटा की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय स्थापित करता है। यूनेस्को के बारे में भी जानते हैं। यूनेस्को से अक्सर स्टैटिक जीके के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यूनेस्को का जो ध्येय वाक्य है वो बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक विशेषीकृत संगठन है। तो यूनेस्को का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यूनेस्को के कुछ दिवस भी होते हैं, तो उन्हें देखते हैं। जैसे यूनेस्को स्थापना दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा विश्व विरासत दिवस भी यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व शिक्षक दिवस होता है वो यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ये तीनों दिवस इसी तरीके से याद रखने। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। यूनेस्को के अन्य दिवस भी देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, यूनेस्को ने कुछ सिटी नेटवर्क, कुछ क्रिएटिव सिटी भी घोषित किए हैं। तो उसमें कुछ भारत की सिटी भी शामिल है, जैसे कि जयपुर। तो जयपुर शिल्प और लोक कला यानी क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स में से चयनित किया गया है। इसके अलावा वाराणसी और चेन्नई को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में चयनित किया गया है। और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के रूप में चयनित किया है। और गैस्ट्रोनॉमी के रूप में हाल ही में लखनऊ को भी चयनित किया गया। अक्टूबर 2025 में ही लखनऊ को भी गैस्ट्रोनॉमी के रूप में यूनेस्को द्वारा चयनित किया गया है या घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स है ये। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें भारत का स्थान गिरकर 85 हो गया। पहले इसमें 80 स्थान था, 80 था, अब 85 हो गया। यह इंडेक्स किसी देश के पासपोर्ट धारकों को बिना पूर्व वीजा यानी वीजा फ्री
या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा करने के लिए उपलब्ध गंतव्यों की संख्या के आधार पर पासपोर्ट की शक्ति को रैंक करता है। और ये किससे डाटा कलेक्ट करता है, इसका डाटा सोर्सेस क्या है, तो रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित होता है। वैसे जारीकर्ता कौन करता है, जारीकर्ता का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी इंपोर्टेंट है। तो इसे लंदन में स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत के और फैक्ट जानते हैं इसमें, जैसे भारत अक्टूबर नवंबर में इसकी रैंक 85 हो गई है, जो कि अभी प्रकाशित हुआ है। इससे भारतीय पासपोर्ट धारक अब 57 गंतव्यों में बिना वीजा यानी वीजा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। जनवरी 2025 में जो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भारत का स्थान 80 था। यानी कि वर्तमान भारत की जो रिपोर्ट है वो 5 स्थानों की गिरावट देखी गई है इसमें। तो भारत किन किन देशों में वीजा ऑन अराइवल यानी कि वीजा मुक्त गंतव्य की यात्रा कर सकता है, उनमें कुछ देश हैं भूटान, मॉरिशस, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कुछ कैरिबियाई व कुछ अफ्रीकी राष्ट्र भी शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो प्रथम स्थान इसमें सिंगापुर का है। फर्स्ट रैंक सिंगापुर की है, जो कि 193 गंतव्य यानी 193 गंतव्यों तक वीजा मुक्त वीजा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है। सेकंड स्थान इसमें दक्षिण कोरिया का है, साउथ कोरिया का, और थर्ड इसमें जापान है। अच्छा, जापान से रिलेटेड एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि जापान की वर्तमान पीएम कौन है। ये बहुत ही चर्चा में है हाल ही में, तो जापान की पीएम आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। और सबसे लास्ट इसमें अफगानिस्तान आया है, सबसे निचले पायदान पे। अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारकों को केवल 24 से 26 गंतव्यों तक ही वीजा मुक्त यानी वीजा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मृगी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को तो बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है। 15 नवंबर तो इसका आंसर नहीं होगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जाती है, जिसकी याद में उनकी जयंती के रूप में ही झारखंड की स्थापना की गई थी। झारखंड स्थापना दिवस भी इसीलिए मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा 17 नवंबर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो जानते हैं मिर्गी क्या है? यह मिर्गी मस्तिष्क का एक पुराना और गैर संचारी रोग है, जिसमें मस्तिष्क में असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। वैश्विक स्तर पर मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, जिसे पर्पल डे भी कहा जाता है। यानी मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, उसे पर्पल डे कहते हैं, और ये 26 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पूछा जाए तो ये फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस मिर्गी से संबंधित 3 दिवस होते हैं। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन मिर्गी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 26 मार्च को मनाया जाता है, जैसे कि पर्पल डे भी कहते हैं। और यदि आपसे अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पूछा जाए तो फरवरी माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने नासा का सैनिटियल 6B सैटेलाइट किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स का काफी फेमस रॉकेट है फाल्कन 9, इसी से इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस मिशन का क्या प्रकार है? तो पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक समुद्र सतह की ऊंचाई, ग्लोबल सी सरफेस हाइट को मापना और समुद्र स्तर में वृद्धि की निगरानी करना है। साथ ही मौसम पूर्वानुमान में सुधार करना है। फाल्कन 9 एक 2 चरणों वाला रीयूजेबल रॉकेट है, जिसे स्पेस एक्स ने विकसित किया है। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने रीयूजेबल रॉकेट तकनीकी को व्यवहारिक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलैंड महोत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो यानी रोलैंड महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और किस जिले में मनाया जाता है? अगर स्पेशली डिस्ट्रिक्ट पूछा है, क्योंकि हाल ही में एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, तो किन्नौर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह त्योहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और आमतौर पर होली के कुछ दिनों बाद मार्च या अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, और यहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। ये फैक्ट भी याद रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीट भी देखते हैं। तो राज्यसभा यहाँ पर 3 है, लोकसभा 4 और विधानसभा 68। तो इसी तरीके से याद रखेंगे, 3 4 68, 3 राज्यसभा सीट हैं, 4 लोकसभा सीट हैं और 68 विधानसभा सीट हैं यहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों उत्सव और भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुल्लू दशहरा काफी फेमस है यहाँ का, जो कि विजयदशमी पर मनाया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। इसके अलावा मंडी शिवरात्रि उत्सव भी मनाया जाता है,
जिसे छोटी काशी के उपनाम से भी जाना जाता है। यह मंडी में 7 दिन तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और छोटी काशी के रूप में उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर खीरी में स्थित गोला गोकटनाथ मंदिर का जो एरिया है उसे भी छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मिंजर मेला भी होता है जो कि सावन महीने में मनाया जाने वाला कृषि आधारित प्रसिद्ध उत्सव है। इसके अलावा लद्दाखी बौद्ध और लोसार त्योहार भी मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। लोसार त्योहार लद्दाख में भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से जहाँ पे तिब्बत आबादी या बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा है वहां पे मनाया जाता है। तो लाहौर स्पीति आदि क्षेत्रों में भी तिब्बती नववर्ष के रूप में ये मनाया जाता है लोसार त्योहार। इस तरीके से पूछा जाता है कि तिब्बती नववर्ष के रूप में किस त्योहार को मनाया जाता है, तो लोसार त्योहार को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फागली उत्सव, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फागली उत्सव भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है जो कि सर्दियों के अंत और नई फसल के स्वागत का पर्व है। रेणुका जी मेला भी पूछा जाता है कई बार, तो ये भगवान परशुराम और माता रेणुका से संबंधित प्रसिद्ध मेला है। इसके अलावा उजी फेयर भी मनाया जाता है जो कि कुल्लू में मनाया जाता है। ये देवी हेडम्बा के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा स्पीति चखर उत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे, जो कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पारंपरिक नृत्य गीतों के साथ मनाया जाने वाला उत्सव है ये। और जोतन यात्रा महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है जिसे यात्रा उत्सव भी कहते हैं। ये देवताओं की शोभा यात्रा के रूप में मनाया जाता है। ये मैप में हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श होती है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिससे हिमाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है, उस जिले का नाम है सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हाल ही में अंबाजी संगमरमर को दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुजरात के और भी कुछ भौगोलिक उत्पाद हैं जैसे जीआई भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, उन्हें भी देखते हैं। जैसे कि पाटन पटोला है यहाँ का, जिसे देख जीआई टैग। इसके अलावा कच्छ की कढ़ाई भी है और है यहाँ के सूरत जरी क्राफ्ट। इसके अलावा कृषि उत्पाद भी हैं कुछ जैसे गिर केसराम, यह भी एग्जाम में पूछा गया था, गिर केसराम। तो ये गुजरात का ही जीआई टैग है, गिर केसराम। भालिया गेहूं, भालिया गेहूं, ये भी गुजरात का जीआई टैग है। इसके अलावा अमल साड़ी चीकू, ये भी गुजरात के कुछ प्रमुख जीआई टैग हैं। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अच्छा, जीआई टैग से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जीआई टैग अधिनियम कब लाया गया? तो जीआई टैग अधिनियम 1999 में लाया गया। प्रथम जीआई टैग किससे दिया गया? तो प्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2003-4 में, फर्स्ट जीआई टैग। फर्स्ट जीआई टैग है जो वो दार्जिलिंग टी को दिया गया। तो ये कब दिया गया था? तो 2004-5 में दिया गया था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा। जीआई टैग का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी फैक्ट याद रखना है। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य रहता है, इसकी अवधि क्या है? तो 10 वर्षों के लिए इसकी वैलिडिटी यानी अवधि होती है, वैधता होती है 10 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये गोवा बना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर साइबर धोखाधड़ी से संबंधित सभी कॉल पर 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य, क्योंकि पहला राज्य तो इंपोर्टेंट हो जाएगा, पहला राज्य पुलिस बल बन गया है। यह उपलब्धि राज्य की उन्नत क्लाउड आधारित कॉल सेंटर प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की गई है। तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो पी अशोक गजपति राजू यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया ये फैक्ट, तो गोवा मुक्ति दिवस से संबंधित यह दिवस उस दिन का प्रतीक है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में सैन्य कार्रवाइयों जैसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है
के माध्यम से गोवा में 450 वर्षों से अधिक पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया था। गोवा की सीमा सिर्फ दो भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। यह नियुक्ति नवंबर 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, यानी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो नायब सिंह सैनी ने उन्हें सम्मान दिया है और सम्मानित किया है। इस अवसर पर उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का चेक और ग्रेड ए का खेल प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो असीम कुमार घोष हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। इसके अलावा हरियाणा की राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीट भी देखते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीट। हरियाणा में 5 राज्यसभा, 10 लोकसभा और 90 विधानसभा हैं, यानी 5, 10, 90 हरियाणा की सीट याद रखनी है हमें इसी तरीके से। 5 राज्यसभा, 10 लोकसभा और 90 विधानसभा सीट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानते हैं, तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। कई बार ये फैक्चुअल डाटा के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 1992 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसमें अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसमें एक अध्यक्ष और कुल 8 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। ये फैक्ट पता नहीं कितनी बार कितनी एग्जामों में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? जयंती पटनायक। वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर रहाटकर हैं। ये फैक्ट भी याद रखना है। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।